निवेश करना आज कितना आसान हो गया है ना। बस एक स्मार्टफोन चाहिए, एक ऐप डाउनलोड करो और आप मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस कमाल की आसानी के पीछे एक चौंकाने वाला सच भी है। और वो ये है कि ज्यादातर नए निवेशक पैसा बनाने की जगह एक्चुअली गवा देते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ इतना आसान है तो लोग हार क्यों रहे हैं। और यही सवाल आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे भारतीय निवेशकों की आदतों पर एक रिसर्च रिपोर्ट या वॉरेन बफे के दशकों के अनुभव से निकले सबक, वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। ज्यादातर लोग बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि अपनी ही कुछ आदतों की वजह से हारते हैं। तो आज हम इन्हीं गलतियों की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि पैसा बनाने का एक सीधा, सरल लेकिन शायद ज्यादा असरदार तरीका क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो असली दुश्मन बाजार नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। वो सबसे पहला जाल कौन सा है जिसमें हम सब फंसते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे आम जाल है बिना रिसर्च के निवेश करना। अच्छा। मैं इसे टिप इन्वेस्टिंग कहता हूँ। किसी दोस्त ने कुछ बता दिया, या व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मैसेज आ गया। बिल्कुल। या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किसी मल्टी बैगर स्टॉक का नाम ले लिया और हमने पैसा लगा दिया। हाँ, ये तो मैंने बहुत देखा है। लोग अपनी घंटों की मेहनत की कमाई को 5 मिनट की टिप पर लगा देते हैं। एकदम। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है कि एक टिप कोई थीसिस नहीं होती। मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कोई चीज क्यों खरीदी है, तो आपको ये भी कभी नहीं पता चलेगा कि उसे कब बेचना है। सही बात है। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपके पास उसे रखने का कोई ठोस कारण ही नहीं है। और ये टिप्स अक्सर उन्हीं स्टॉक्स की होती हैं जो पहले से ही रॉकेट बन चुके होते हैं, है ना? हाँ। और बस वहीं से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का खेल शुरू हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक चक्र है। कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है, और आपको लगता है कि आप एक बड़ी पार्टी मिस कर रहे हैं। तो आप भी उस चलती ट्रेन में कूद जाते हैं, अक्सर तब जब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। और फिर क्या होता है? कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी होती है और जैसे ही कोई छोटी सी भी बुरी खबर आती है या शुरुआती निवेशक अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं, तो स्टॉक गिरने लगता है। और जो लोग सबसे आखिर में फोमो में आए थे, वो घबराहट में सबसे पहले बेचकर बाहर निकलते हैं, नुकसान उठाकर। ये दोनों गलतियां, मतलब टिप्स पर निवेश और फोमो, एक ही जड़ से जुड़ी हैं, भावनाएं। और भावनाओं में लिया गया सबसे खतरनाक फैसला होता है पैनिक सेलिंग, घबराहट में बेचना। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफे की जिंदगी के पहले निवेश से मिलता है। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। वो सिर्फ 11 साल के थे, है ना? सिर्फ 11 साल के। उन्होंने अपनी और अपनी बहन के लिए सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर खरीदे, $38 प्रति शेयर के हिसाब से। ओके। लेकिन खरीदने के तुरंत बाद वो शेयर गिरकर $27 पर आ गया। और फिर उनकी बहन ने उन्हें रोज ताने मारना शुरू कर दिया होगा, मेरे पैसे डुबो दिए, मेरे पैसे डुबो दिए। मैं तो कल्पना कर सकती हूँ। बिल्कुल यही हुआ। उनकी बहन रोज उन्हें याद दिलाती थी कि उनके पैसे की कीमत कम हो गई है। बफे उस दबाव को झेल नहीं पाए। जैसे ही शेयर थोड़ा बढ़कर वापस $40 पर पहुंचा, उन्होंने तानों से तंग आकर उसे बेच दिया। और प्रॉफिट कितना हुआ? ब्रोकरेज चुकाने के बाद कुल मिलाकर सिर्फ $5 का मामूली मुनाफा हुआ। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। हाँ, बेचने के कुछ ही समय बाद वो शेयर $200 तक पहुंच गया। अरे बाप रे। अगर वो थोड़ा सा धैर्य रखते तो $5 की जगह सैकड़ों डॉलर कमा सकते थे। बफे कहते हैं कि उन्होंने उस 11 साल की उम्र में सीखा कि हड़बड़ी में छोटा मुनाफा कमाने की गलती मत करो। सबसे बड़ा सबक था धैर्य। ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आम धारणा तो यही है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, हर रोज स्क्रीन देखनी होगी। सही। लेकिन बफे की कहानी तो इसका उल्टा बताती है। क्या ज्यादा कोशिश करना ही अपने आप में गलती हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर हमें एक्टिव और पैसिव निवेश के फर्क को समझना होगा। समझाइए जरा। ज्यादातर म्यूचुअल फंड एक्टिव होते हैं, यानी उनमें एक पढ़ा लिखा फंड मैनेजर और उसकी टीम होती है, जिनका काम है रिसर्च करके ऐसे शेयर चुनना जो बाजार यानी इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे। और इसके लिए वो एक फीस भी लेते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। सही। वहीं दूसरी तरफ पैसिव मैनेजमेंट है। इसमें कोई मैनेजर शेयर नहीं चुनता। तो फिर कौन चुनता है? नहीं, ये फंड बस किसी इंडेक्स, जैसे भारत में निफ्टी 50 को हूबहू कॉपी कर लेता है। मतलब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, ये फंड उन्हीं 50 कंपनियों में उसी अनुपात में पैसा लगा देता है। अच्छा, तो इसका मकसद बाजार को हराना नहीं बल्कि बाजार के बराबर रिटर्न हासिल करना है। बिल्कुल।
तो एक्टिव रहने में जो पहली छुपी हुई लागत है वो तो फीस ही हुई। हमारे पास SEC का एक डेटा है जो दिखाता है कि ये छोटी सी दिखने वाली फीस लंबे समय में कितना बड़ा असर डालती है। हाँ, ये असर बहुत गहरा होता है। मान लीजिए आप 20 साल के लिए 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। एक फंड है जो 1% सालाना फीस लेता है, और दूसरा एक पैसिव फंड है जो सिर्फ 0.25% फीस लेता है। तो 20 साल बाद सिर्फ इस 0.75% के फर्क की वजह से 1% फीस वाले फंड में आपको लगभग 2.5 लाख रुपए कम मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसे लागत की कंपाउंडिंग कहते हैं, जो आपके रिटर्न की कंपाउंडिंग को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। मान लेते हैं कि कोई फीस नहीं है, 0 फीस। तब भी ज्यादातर एक्टिव मैनेजरों के लिए बाजार को हराना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वो स्मार्ट नहीं है? वो बहुत स्मार्ट हैं। समस्या उनकी स्मार्टनेस में नहीं, बल्कि बाजार के स्वभाव में है। ओके। और इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे विशेषज्ञ पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। ओके, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी कंपनियां ठीक-ठाक प्रदर्शन करती हैं। कुछ अच्छा, कुछ बुरा। हाँ, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। बाजार का सारा रिटर्न मुट्ठी भर सुपरस्टार शेयरों से आता है। मतलब ये एक तरह की लॉटरी है जहां ज्यादातर टिकट बेकार हैं, लेकिन कुछ टिकट ऐसे हैं जिन पर जैकपॉट लगता है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। एक स्टडी के मुताबिक 1926 से लेकर आज तक अमेरिकी शेयर बाजार का सारा नेट मुनाफा सिर्फ 4% शेयरों की वजह से हुआ है। सिर्फ 4%? हाँ, बाकी 96% शेयरों ने मिलकर उतना ही रिटर्न दिया जितना कि सरकारी बॉन्ड्स देते हैं। 1 मिनट, ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। और तो और 58% शेयरों ने तो अपने पूरे जीवन काल में बैंक के सेविंग्स अकाउंट से भी कम रिटर्न दिया। अगर ये सच है तो फिर एक्टिव फंड मैनेजर्स ये काम कर ही क्यों रहे हैं? उन्हें लगता है कि वो उन 4% को पहचान सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहचान सकते हैं। हर कोई यही सोचता है, लेकिन गणित उनके खिलाफ है। कैसे? जब कोई एक्टिव मैनेजर 20, 30 या 50 शेयर चुनता है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो इन बड़े जैकपॉट विजेताओं को अपनी टीम में शामिल करने से चूक जाए। अच्छा। और अगर एक भी बड़ा विजेता छूट गया, तो आपके पोर्टफोलियो का प्रदर्शन औसत से कम होना लगभग तय है। इसीलिए लंबे समय में 80 से 90% एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को नहीं हरा पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में सुई खोजना एक हारने वाला खेल है। जैसा कि पैसिव इन्वेस्टिंग के जनक जॉन बोगल कहते थे, घास की ढेरी में सुई खोजने की कोशिश मत करो, बस पूरी घास की ढेरी खरीद लो। हाँ बिल्कुल। और पूरी घास की ढेरी खरीदने का तरीका ही इंडेक्स फंड है। तो जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो आप किसी एक मैनेजर की समझ पर दांव नहीं लगा रहे हैं, आप भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों पर एक साथ दांव लगा रहे हैं। हाँ, आप ये मानकर चल रहे हैं कि इन 50 में से जो भी अगले सुपरस्टार बनेंगे वो आपके पोर्टफोलियो में अपने आप शामिल होंगे। एग्जैक्टली। और इसके फायदे एकदम साफ नजर आते हैं। एक तो है ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा लागत बहुत कम है जैसा हमने बात की, और तीसरा जो मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे जरूरी है, मानसिक शांति। आपको रोज रोज ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरा फंड मैनेजर सही काम कर रहा है या नहीं। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक फायदा बहुत बड़ा है। ये आपको हर गेंद पर बल्ला घुमाने की जरूरत से बचाता है, जैसा बफे कहते हैं। इंडेक्सिंग में आप बस पूरी टीम का औसत स्कोर हासिल कर लेते हैं, जो मैच जिताने के लिए काफी होता है। तो हमने क्या खरीदना है इस पर बात की, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, कब खरीदना है? लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, और वो सही समय कभी नहीं आता। तो इस मानसिकता का क्या इलाज है? इस मानसिकता का जवाब है कंपाउंडिंग और समय की ताकत को समझना। ओके। इसे क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, निवेशक ए और निवेशक बी। ठीक है। निवेशक ए 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है। वो 10 साल तक हर साल 5,000 रुपए डालता है और 35 की उम्र में रुक जाता है। कुल निवेश 50,000 रुपए। ठीक है। वहीं निवेशक बी 35 साल की उम्र में शुरू करता है और 65 साल की उम्र तक, यानी पूरे 30 साल तक हर साल 5,000 रुपए डालता है। उसका कुल निवेश हुआ 1,50,000 रुपए, यानी ए से 3 गुना ज्यादा। हाँ। तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग सोचेंगे कि बी ज्यादा अमीर होगा, उसने 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया है। लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। जब दोनों 65 साल के होते हैं
तो ज्यादातर मामलों में निवेशक ए, जिसने सिर्फ 50,000 रुपए लगाए थे, बी से कहीं ज्यादा अमीर होता है। लेकिन क्यों? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके शुरुआती पैसे को चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड होने के लिए 10 साल ज्यादा मिले। वो 10 साल का हेड स्टार्ट 30 साल के लगातार निवेश पर भारी पड़ गया। ये कमाल है। मतलब समय पैसे से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। बिल्कुल। तो सबक ये है कि निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। बाजार को टाइम करने की कोशिश करने की बजाय बाजार में ज्यादा समय बिताना जरूरी है। एकदम। तो चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य सिद्धांतों में समेटते हैं। जरूर। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, निवेश करें, सट्टा ना खेलें। मतलब टिप्स और अफवाहों से दूर रहें। हाँ, जाने कि आप किस चीज में पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, भावनाओं पर काबू रखें। फेमों में खरीदना और घबराहट में बेचना, इससे बचें। सही। बाजार की गिरावट को एक मौके की तरह देखें। याद रखें, टाइमिंग द मार्केट की जगह टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है। तीसरा, लागत को गंभीरता से लें। हाँ, जैसा हमने देखा, छोटी छोटी फीस भी लंबे समय में आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा सकती है। कम लागत वाले विकल्प चुनें, जैसे कि इंडेक्स फंड। और चौथा, सरलता में ही समझदारी है। बिल्कुल। कम लागत वाले इंडेक्स फंड आपको पूरी घास की ढेरी खरीदने का मौका देते हैं, ताकि आप उन कुछ सुपरस्टार शेयरों से चूके नहीं। और पांचवा और शायद सबसे शक्तिशाली, जल्दी शुरू करें और धैर्य रखें। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए समय दें। दिनों या महीनों में नहीं, दशकों में सोचें। सही कहा। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। तो हमने देखा कि क्या खरीदना है और कब खरीदना है। लेकिन जाने से पहले मैं एक और पहलू पर सोचना चाहती हूँ। बताइए। वॉरेन बफे का एक नियम मैनेजमेंट पर भी है। वो कहते हैं कि उस नाव का कप्तान कौन है जिसमें आप सफर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो जब हम एक इंडेक्स फंड खरीदते हैं तो हम किसी एक मैनेजर पर दावा नहीं लगा रहे होते। नहीं, हम असल में देश की 50 या 500 सबसे बड़ी कंपनियों के सामूहिक नेतृत्व पर अपना भरोसा जता रहे होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक इंडेक्स में निवेश करना आखिरकार उस देश के कॉर्पोरेट सिस्टम और उसके लीडर्स की कुल मिलाकर गुणवत्ता और ईमानदारी पर लगाया गया एक दांव है? इस पर जरूर विचार किया